गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ये वीडियो जो बना रहा हूँ मैं, ये एक आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग, आपकी या फिर हर एक होम्योपैथ की जनरल अंडरस्टैंडिंग इसी तरह की होनी चाहिए। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो जो है कुछ फैक्ट्स पर बेस है और टोटली ऑर्गेनन पर बेस है ना, टोटली उस आइडिया पर बेस है जिस आइडिया से होम्योपैथी जनरेट हुई है। होम्योपैथी का एक बड़ा सिंपल सा लॉ है, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। मतलब एक जैसी चीज़ अपने ही जैसी बीमारी को ठीक करने में सक्षम है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। सिमिलियर का मतलब अलग होता है और सेम का मतलब अलग होता है। तो हमें जो देना है वो सिमिलियर देना है। मान लो कोई एक रूब्रिक है, पेन एब्डोमन एम्यूलरेटेड बाय कोल्ड, पेन एब्डोमन एम्यूलरेटेड बाय कोल्ड। ठीक है, ये तो थोड़ा सा मतलब टू द पॉइंट नहीं हुआ। एक अपन कोई ऐसा रूब्रिक देखते हैं जैसे हेड पेन एग्रावेटेड मिडनाइट आफ्टर 3 AM। अब इसमें मान लो एक ही दवाई पड़ी है, ठीक है, मान लेते हैं हम कि एक ही दवाई पड़ी है, वो है काली कार्ब। मैंने देखा नहीं है और मुझे नहीं पता कि काली कार्ब इसमें है या नहीं है, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि मान लो इसमें एक ही दवाई पड़ी है काली कार्ब और आप काली कार्ब 30 दे देते हो। अब क्या होगा, अब ये भी हो सकता है कि काली कार्ब से वो दर्द ठीक हो जाए। अच्छा, वो दर्द ठीक क्यों होगा? ठीक इसलिए होगा क्योंकि काली कार्ब ने ऐसे सिम्टम प्रोड्यूस किए हैं, इसलिए हो सकता है कि वो पेशेंट ठीक हो जाए। अब बात ये आती है कि ऐसे ठीक होने से अगर सब कुछ ठीक हो रहा है तो हमें मैकेनिकली ये समझने की क्यों ज़रूरत है कि दवाई कैसे काम करती है। आप रेडार के सहारे, आप सॉफ्टवेयर के सहारे पूरी प्रैक्टिस कर सकते हो ना। आपको सिर्फ वो सिम्टम डालना है, जो पेशेंट की सेइंग है वो एज इट इज़ डालनी है, और उसके बाद अगर आप एकदम उस पर पहुंच जाते हो, बिल्कुल सटीक तरीके से उस पर पहुंच जाते हो, तो फिर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। Then what is the need to understand the homeopathic mathematica? What is the need to understand organon of medicine? What is the need to understand general physiology, general anatomy and general pharmacy of the homeopathy? अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे बड़ा रीज़न ये है कि जब आप इस स्पेसिफिक सिम्टम पर दवाई दोगे तो चूंकि होम्योपैथी सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर के लॉ को फॉलो करती है, इसलिए वो उस बीमारी को ठीक करेगी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि उस सिम्टम पर दवाई देने के बाद पेशेंट 90% क्योर हो जाए एकदम, और वो पेशेंट कहे कि सर चमत्कार हो गया, ये जो चीज़ आपने दी मुझे, ये इतने सालों पुरानी बीमारी थी और एकदम ठीक हो गई। हो सकता है ऐसा, लेकिन बात क्या है, अब इसमें अपन एक दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। अब माइंड का एक सिम्टम है, माइंड का सिम्टम है कि एक बच्चा जो है वो तूफान से डरता है, ठीक है, माइंड फियर ऑफ थंडर स्टॉर्म। और अब जो है उस थंडर स्टॉर्म में मान लो आपको 3 दवाइयाँ मिल गई और उन 3 दवाइयों में से आपने ये देख के कि यार ये तो पतला लग रहा है और ये थोड़ा चीयरफुल है, थोड़ा वाइवेसियस है, तो आपने उसको फॉस्फोरस दे दी और पेशेंट ठीक हो गया। हो सकता है कि पेशेंट ठीक हो जाए, हो सकता है 90% केसेस में पेशेंट एकदम ठीक हो जाए और उसके बाद में आपको ये समझ में आने लग जाए कि यार आपने ये दवाई दी, एक स्पेसिफिक सिम्टम को पकड़ा, दवाई दी और पेशेंट एकदम ठीक। कितनी आसान है होम्योपैथी? हाँ, होम्योपैथी आसान है। क्यों? क्योंकि होम्योपैथी नेचुरल लॉज पर बेस है। नेचुरल लॉज को अगर कोई चीज़ फॉलो करती है तो वो होम्योपैथी में रिजल्ट देगी। अच्छा, अब इसी चीज़ को एक दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लो एक पेशेंट है, उसका सिर दर्द हो रहा है और पेशेंट का बहुत वायलेंट हेडेक हो रहा है। उसके बाद वो पेशेंट ये कहता है कि सर मेरा सिर दर्द, पता है, मैं थोड़ा सा भी इधर उधर हिल जाऊँ ना तो सिर दर्द हो जाता है। तो आपने लगा दिया हेडेक एग्रावेटेड बाई मोशन स्लाइड और उसके बाद आपने उसको ब्राइनिया दे दी। हो सकता है पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाए। क्यों ठीक हो जाए? अगेन सिमिलिया सिमिलिबस लॉ, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर वाला लॉ फॉलो करके वो ठीक हो जाए। चाहे आप एक फिजिकल सिम्टम पे दवाई दो, चाहे आप एक मेंटल सिम्टम पे दवाई दो, चाहे आप एक कॉन्कोमिटेंट पे दवाई दो, और चाहे आप एक कंप्लीट सिम्टम पे दवाई दो। कंप्लीट सिम्टम, लोकेशन, सेंसेशन, मोडेलिटीज, कॉन्कोमिटेंट सब हों एक ही सिम्टम पे, उस एक सिम्टम पे आप दवाई दोगे तो पेशेंट के ठीक होने के चांसेस बहुत हैं। बहुत आराम से पेशेंट ठीक हो सकता है। जब पेशेंट ऐसे ठीक हो सकता है तो डॉक्टर हनीमैन ने टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स क्यों कहा, पिक्चर ऑफ रेमेडी क्यों बनाई गई? अब इसमें हम क्या करते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स में हम क्या करते हैं कि बहुत सारे सिम्टम्स लेते हैं जिससे एक पेशेंट की पूरी पिक्चर आ जाए, फिर उसके बाद में हम दवाई देते हैं। जब हमने यहाँ तक सीख लिया तो फिर हम ये सीखने लगे कि एक टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स तो होता है, वो अलग बात है, लेकिन एक पेशेंट की, एक इंसान की एक खुद की टोटलिटी होती है। जो उसकी खुद की टोटलिटी होती है, मतलब उसके बिहेवियर की जो टोटलिटी होती है, उसके चाल चलन की जो टोटलिटी होती है, उसके वे ऑफ एक्ट की जो टोटलिटी होती है, वो सारी टोटलिटी मिलके एक अलग पिक्चर का निर्माण कर रही है जिसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन कहा। और धीरे धीरे हम ये समझने लगे कि हाँ, ये इंसान जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन काली कार्ब का है, तो इसको मैं कभी भी अगर काली कार्ब दूंगा तो इसके काफ़ी सारे सिम्टम्स काली कार्ब से मैच करेंगे, और जब काफ़ी सारे सिम्टम्स काली कार्ब के सिम्टम्स के साथ मैच करेंगे तो काफ़ी सारे चांसेस हैं कि वो पेशेंट ठीक हो जाए। ठीक है, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा, हमारा प्रैक्टिस करने का तरीका यही होता है।
और इसके अलावा जो दूसरे तरीके होते हैं वो बहुत सारे हैं, जैसे हमने बायोकेमिक देखा कि ठीक है हाँ इस पेशेंट की गांठ हो रखी है, दर्द हो रहा है, पत्थर की तरह कड़ी है, तो हम इसको कैलकेरिया फॉस्फेट दे देते हैं और कैलकेरिया फॉस्फेट हमने 4-4 गोली दी और उसके बाद में वो उसकी गांठ गलने लग गई। ठीक है, इसी तरह से हम बहुत सारी बच्चों के दांत आ रहे हैं तो हम कैलकेरिया फॉस्फेट में देते हैं और बच्चों का इरिटेशन कम हो जाता है, वो खाना खाना शुरू कर देते हैं और उनके दांत आसानी से निकलने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा होता ही नहीं, ऐसा होता है। कैलकेरिया फॉस्फेट देने से बच्चों के दांत निकलने में आसानी हो जाती है, उनका फीवर टूट जाता है। लेकिन कितने % केसेस में? मुश्किल से 5 से 10% केसेस में ऐसा होता है और बाकी केसेस फेलियर होते हैं। क्या हमने कभी इस स्थिति को एनालाइज करने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी कुछ पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं और काफ़ी सारे पेशेंट्स ठीक ही नहीं हो रहे? हम उनमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी देख लेते हैं, हम उनमें मेंटल सिम्टम्स के हिसाब से भी दवाई देते हैं, हम उनमें जो है बायोकेमिक के हिसाब से भी दवाई देते हैं, हम उनके की नोट्स पे भी दवाई देते हैं। अच्छा, और की नोट्स पे दूसरों के पेशेंट तो ठीक हो रहे हैं। कई सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, जैसे बहुत सारे मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनका की नोट पे इतनी अच्छी प्रैक्टिस है कि वो चुटकियों में केस निकालते हैं और उनके पास भीड़ रहती है। एक नया होम्योपैथ इस चीज़ से तुरंत प्रभावित होता है कि भीड़। हमें क्लिनिक में क्या चाहिए? हमें क्लिनिक में चाहिए बहुत सारी भीड़, हमें क्लिनिक में चाहिए बहुत सारे पेशेंट, ताकि हमारी ओपीडी का जो प्रोडक्शन है, मतलब ओपीडी जो है वो हमारी वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। ठीक है, ये एक नए होम्योपैथ की सोच होती है। और जब हम उस चीज़ को अपने क्लिनिक पे अप्लाई करते हैं और हम उस चीज़ को सीखते हैं तो हम काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के बाद में जब हम उनको दवाई देते हैं, हमें 1-2 महीने में ये रियलाइज़ होता है कि मैंने जो पेशेंट को दवाई दी, उस पेशेंट को आराम तो आया लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। और फिर वो अगेन वही प्रॉब्लम करता है कि मेरा सिर दर्द उस दिन तो एकदम ठीक हो गया था, आज वापस दुख रहा है, पता नहीं क्यों, और ये बहुत भयंकर दुख रहा है। इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे पास आती रहती है और ये चीज़ें आपको तब समझ आएगी जब आप 5-10 साल प्रैक्टिस करोगे। और 5-10 साल प्रैक्टिस करने में भी होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि आपने एक सिम्पटम को, मतलब एक तरह की प्रैक्टिस को पकड़ा कि भाई अब मैं की नोट सिम्पटम्स पे प्रैक्टिस करूंगा, और आपने की नोट्स पे प्रैक्टिस करना शुरू किया। उसके बाद उस चीज़ को आपने 6 महीने, 12 महीने, 2 साल आपने वही किया, तब आपको ये समझ में आएगा कि ये चीज़ कितनी सही है और कितनी गलत है। बात यह है कि अगर ये चीज़ें इस तरह से रिजल्ट देंगी तो क्या होम्योपैथी पर कॉन्फिडेंस होगा पेशेंट्स का? क्या पेशेंट्स कॉन्फिडेंटली ये कह पाएंगे कि हाँ मैं ये पेशेंट जो भेजूंगा, ये पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो ही जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इवन एक होम्योपैथिक डॉक्टर, उसको ये कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि मैं जो दवाई दे रहा हूँ उससे ये पेशेंट ठीक होगा या नहीं होगा। जैसे जब मैं प्रैक्टिस करता था ना शुरू में, तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन के बारे में थोड़ा बहुत पता था और मुझे ये चीज़ पता थी कि अगर पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन सुधार दिया जाए तो पेशेंट की कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है। और जब मुझे ये चीज़ पता थी कि कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है, तो मैंने कभी भी, कोई भी पेशेंट आया कि मेरा थायराइड ठीक हो जाएगा क्या होम्योपैथी में, मेरे दिमाग में कभी ये चीज़ आई नहीं कि थायराइड ठीक होगा या नहीं होगा। मेरे दिमाग में हमेशा ये चीज़ आई कि कॉन्स्टिट्यूशन ठीक होगा तो थायराइड भी ठीक हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या ये चीज़ सही थी? नहीं, ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस डिजीज़ के साथ टैकल कर रहे हैं, उस डिजीज़ की पैथोलॉजिकल जो बाउंडेशंस है, मतलब ये कि उसमें कितनी पैथोलॉजी क्रिएट हुई है और वो पैथोलॉजी सेल्फ रिकवरेबल है या नहीं है। कई बार देखा गया है कि एक 3rd डिग्री पाइल्स का केस जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, उसमें इतने पैथोलॉजिकल चेंजेस हो गए हैं कि वो फिर से रिकवर नहीं हो सकता। उसमें भी एक होम्योपैथ ये कह देता है कि हाँ हाँ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक नहीं होगा? हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन दवाई देंगे और उसमें पेशेंट ठीक हो जाएगा। अच्छा, इवन उसे ये भी नहीं पता है कि ये 3rd डिग्री पाइल्स है, उसे सिर्फ ये पता है कि मैंने एक पाइल्स के केस को ठीक किया था, इसलिए पाइल्स होम्योपैथी में क्यूरेबल है। कितनी शर्मनाक बात है ये। हमें ये भी नहीं पता होता कि किस तरह की पैथोलॉजी हुई है बॉडी के अंदर और लिमिटेशन क्या है उस पैथोलॉजी की, किस हद तक पैथोलॉजी अपने आप को रिकवर कर सकती है, किस हद तक पैथोलॉजी अपने आप को रिकवर नहीं कर सकती। हम बस यही कि हाँ हो जाएगा, रिकवरी हो जाएगी। क्यों रिकवरी हो जाएगी? क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देनी आती है और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हर तरह की बीमारी को ठीक कर सकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ होम्योपैथी ना, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि डिजीज़ की पैथोलॉजिकल स्टेट क्या है और उस पैथोलॉजिकल स्टेट को हम नहीं, बॉडी रिकवर करने में सक्षम है या नहीं है। इस चीज़ को जज करने के बाद में हमें ये कहना चाहिए कि ये बीमारी होम्योपैथी से ठीक हो सकती है या नहीं हो सकती। ये कहना कि हम होम्योपैथ हैं, हमें बीमारी से क्या लेना देना, हमें तो ये देखना है ना कि पेशेंट की मेंटल स्टेट क्या है, पेशेंट के मेंटल सिम्पटम्स क्या हैं, पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसको देखकर हमें दवाई देनी है। तो फिर हम क्यों ये सब चीज़ें देखें? तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ऐसा होता है।
सॉरी टू से, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी होम्योपैथ्स को, लेकिन हमारे बहुत सारे, हमारे कम से कम 10 to 20% होम्योपैथ ऐसे हैं ही हैं जो इस तरह की बेवकूफ़ी से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हालांकि ये बेवकूफ़ी इसलिए हो सकती है क्योंकि उनको लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है लैक ऑफ गाइडेंस हो, और इसी तरह से होता है, इंसान ठोकर खा के ही सीखता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो प्रैक्टिस के तरीके हैं, सिंगल सेप्टम लेना, ठीक है, की नोट्स ले लेना, कॉन्कोमिटेंट ले लेना, कंप्लीट सिम्टम ले लेना, कुछ मेंटल सिम्टम्स ले लेना, कोई एक मेंटल स्टेट ले लेना, हमें अच्छी तरह से ये पता होना चाहिए कि दिस इज पैथोलॉजी। हमें ये पता होना चाहिए कि पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है, हमें ये पता होना चाहिए कि पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स ये आ रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि पेशेंट की मेंटल स्टेट ये आ रही है ना। अच्छा, अब तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम पेशेंट को लेकर बैठ जाएं और 2 घंटे तक पेशेंट की हर चीज़ को हमने जज किया, उसके बाद हम निष्कर्ष पर पहुंचे। ऐसा नहीं होता है। आपको पेशेंट देखने के लिए 2 घंटे की ज़रूरत नहीं होती। विदिन 15 मिनट्स आप ये सारी चीज़ें जज कर सकते हो, बशर्ते आपके ऑब्जर्वेशंस कितने तगड़े हैं। कभी भी पेशेंट की वर्डिंग्स पे मत जाओ, पेशेंट की आंखों को देखो, पेशेंट के हाव भाव को देखो, पेशेंट की बॉडी लैंग्वेज को देखो, पेशेंट जो बोल रहा है, कई बार पेशेंट बोलता कुछ और है और होता कुछ और है। और अल्टीमेटली हमें मेन चीज़ ये देखनी है कि पेशेंट की वाइटलिटी क्यों कॉम्प्रोमाइज हो रही है। बस सिर्फ ये देखना है कि पेशेंट की वाइटलिटी क्यों कॉम्प्रोमाइज हो रही है। अब ये पेशेंट की वाइटलिटी क्यों कॉम्प्रोमाइज हो रही है, अगर हमें सिर्फ ये देखना है तो ये हम कैसे देखेंगे। ये चीज़ मैंने आपको एक स्टोरी के थ्रू बताई है, उस स्टोरी का इंटरप्रिटेशन बताया है मैंने कि उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। अगेन थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं कि आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हु यू आर, आप क्या हो। पहले खुद को सीखो, मैं क्या हूं, मेरी वाइटलिटी कैसे डिरेंज होती है, ऐसा क्या होता है जब मेरी वाइटलिटी डिरेंज होती है, ऐसा क्या होता है जब मैं खुद ड्रेन आउट हो जाता हूं, और ऐसा क्या होता है जब मैं खुद रिचार्ज हो जाता हूं, जब मुझे एकदम से ऐसा लगता है कि हाँ अब बहुत अच्छा है, अब मैं अपना 100% दे पाऊंगा। ठीक है, इसी तरह से आपको पहले खुद को समझना पड़ेगा, अपने आप को स्पिरिचुअल लेवल पर समझना पड़ेगा। जब आप खुद को एक स्पिरिचुअल लेवल पर समझोगे तब आप पेशेंट को उस तरह से देख पाओगे। फिर उसके बाद में जब आप इस तरह से देख पाओगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स जो कि आपके वाइटल फोर्स के फ्रीली फ्लो को रोक रहे हैं। आपको उन ऑब्स्ट्रक्शंस को हटाना है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट आपके पास एक बार ही आता है, पेशेंट आपके पास फॉलोअप भी देता है, आपको फॉलोअप भी देता है। कई चीज़ें आपको फॉलोअप में समझ में आती है, कई चीज़ें आपको फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में समझ में आती है। तो आपको फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में ज़्यादा कुछ समझ में आए न आए, आपको पहली चीज़ ये समझ में आनी चाहिए कि व्हाट इज द पैथोलॉजी ऑफ दिस डिसीज, और दूसरी बात व्हाट इज द ऑब्स्ट्रक्शन विच ऑब्स्ट्रक्ट द फ्रीली फ्लोइंग वाइटल फोर्स। बस ये 2 चीज़ें पहले समझ में आ जाए आपको, उसके बाद में आप इस ऑब्स्ट्रक्शन को हटा दो। ऑब्स्ट्रक्शन को हटाने के बाद में कई सारी चीज़ें आपको फॉलोअप में समझ में आती है। फिर आप उस केस को चलाओ तो इट गिव्स मोर गुड रिजल्ट्स देन सिंगल सिम्टम्स।